बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस नशिस्त में हम टीचिंग ऑफ साइंस के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बेसिकली ये एक टीचर ट्रेनिंग सेशन है आज, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि साइंस को पढ़ाने का, असल में कहना चाहिए सिखाने का सही तरीका क्या है। साइंस सिखाने के लिए हमें स्टैंडर्ड तरीका क्या दस्तयाब है, और हमारे यहाँ एक्चुअली होता क्या है। टीचिंग ऑफ साइंस, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि बुनियादी तौर पर जाहिर है, टीचर्स के लिए आपको लग रहा होगा कि सेशन है, लेकिन पेरेंट्स भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। इस सेशन से पेरेंट्स को भी यकसा तौर पर फायदा होगा, क्योंकि वो भी घर पर बच्चों को चूँकि गाइड करते हैं, उनके होमवर्क के हवाले से या उनके एकेडमिक्स में उनकी मदद करते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स के लिए भी ये जो एक सेशन है आज का, मुफीद रहेगा काफ़ी। इंशाअल्लाह ताला आप इससे मुस्तफीद होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि साइंस जो है वो क्या चीज़ है। साइंस के बारे में अ, जाहिर है कि आप सबने साइंस पढ़ी हुई है, तो आप जानते हैं कि साइंस बुनियादी तौर पर एक इल्म है जो नेचर के बारे में मालूमात हासिल करता है। नेचर यानी फितरत, कुदरत, यानी कायनात में जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी कुदरती मज़ाहिर नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, उन सब के बारे में मालूमात करता है, तहकीक करता है कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। तो ये बुनियादी तौर पर साइंस है। अब साइंस का जो तरीक़ाकार है, साइंटिफिक मेथड, जो भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, हम जो है आज फोकस करेंगे प्राइमरी स्कूल के लेवल पर। कि प्राइमरी स्कूल की जो साइंस है वो कैसे पढ़ानी चाहिए, कैसे सिखानी चाहिए। सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि हम प्राइमरी स्कूल में सिखाते क्या है। वैसे तो हर लेवल पर ही है, क्योंकि हम फोकस प्राइमरी स्कूल को कर रहे हैं, इब्तदाई क्लासेस को कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि हम सिखाते क्या हैं। तो हम जानते हैं कि हम एटीट्यूड्स के बारे में सिखाते हैं, स्किल्स सिखाते हैं, और नॉलेज सिखाते हैं। तो तीन चीजें हैं बुनियादी तौर पर जो हम सिखाते हैं: एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज। एटीट्यूड तो जाहिर है कि हमारा जो रवैया होता है किसी के साथ, किसी भी मामले में जो हम रवैया अख्तियार करते हैं, जो बिहेवियर हमारा होता है, से एटीट्यूड कहा जाता है। स्किल, इसे उर्दू में महारत कहते हैं, वो क्या है, और नॉलेज से ये कैसे मुख्तलिफ है, इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए कि आप में से तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि लकड़ी का मेज कैसे बनाया जाता है। जानते हैं? तो यकीनन सब जानते हैं कि लकड़ी का मेज बढ़ई कैसे बनाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप सब को अगर लकड़ी फ्राहम कर दी जाए, औजार फ्राहम कर दिए जाए, तो क्या आप बढ़ई जैसी महारत के साथ मेज तैयार कर सकते हैं? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते तो हैं, आपके पास इल्म तो है, नॉलेज तो है कि मेज बनाया कैसे जाता है, लेकिन उसको जो बनाने की महारत है वो आपके पास नहीं है। इसी चीज का नाम स्किल है। नॉलेज का ताल्लुक दिमाग से है, यानी दिमाग में जो हमारे महफूज है वो नॉलेज। लेकिन स्किल जो है उसका ताल्लुक करने से है। हम जो कुछ करते हैं, यानी कोई काम जो करते हैं, उसको स्किल कहते हैं हम। किसी काम को हम कितनी महारत से करते हैं वो हमारे स्किल पर डिपेंड करता है।
कोई भी काम। अब हम प्राइमरी लेवल पर बुनियादी तौर पर बहुत सी स्किल्स सिखाते हैं, फिर साइंस में नहीं, उर्दू इंग्लिश में भी सिखाते हैं। और जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, जुबानी महारतें होती हैं, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्किल्स हम सिखाते हैं। ये भी स्किल्स हैं, ये तमाम प्राइमरी स्कूल में सिखाई जाती हैं। ये स्किल्स हैं, सिर्फ नॉलेज नहीं है। ये याद रखना चाहिए कि नॉलेज और स्किल वहां बूंदे हुए हैं, यानी नॉलेज और स्किल को एक दूसरे से हम मुकम्मल तौर पर जुदा नहीं कर सकते। हाँ, ये तो हो सकता है कि आदमी के पास नॉलेज हो और स्किल ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि स्किल हो और नॉलेज ना हो। नॉलेज किसी चीज का आदमी हासिल करता है और फिर उसकी स्किल हासिल करता है, उसमें महारत पैदा करता है उस बारे में। मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल चलाना है या गाड़ी ड्राइव करना है, अब ये एक स्किल है। आप दूसरों से सुनते हैं, दूसरों को करते हुए देखते हैं, तो आपको इल्म हो जाता है कि ये किया कैसे जाता है। लेकिन जब तक आप खुद करते नहीं हैं, जब तक खुद ड्राइविंग करते नहीं हैं, उस वक्त तक आप में ये स्किल पैदा नहीं हो सकता। तो ये है नॉलेज और स्किल में बुनियादी फर्क। तो हमने अब देखना यह है कि साइंस नॉलेज है सिर्फ या स्किल है। हम पहले जिक्र कर चुके कि सिर्फ नॉलेज हो सकता है, किसी के पास सिर्फ नॉलेज हो और स्किल ना हो, लेकिन स्किल के साथ नॉलेज भी होता है। तो साइंस इज अ सेट ऑफ स्किल्स। ये इसकी डेफिनेशन नहीं बता रहा मैं आपको, बल्कि साइंस के हवाले से जब हम ये देखेंगे कि साइंस सिर्फ नॉलेज है या स्किल भी है, तो याद रखिए कि साइंस इज अ सेट ऑफ स्किल्स। यानी साइंस सिर्फ किताबें पढ़ने का नाम नहीं है, किताबें पढ़ने का नाम साइंस नहीं है। उससे आपको नॉलेज तो हासिल हो सकता है, लेकिन साइंस का स्किल हासिल नहीं हो सकता। और जैसा कि अब आपसे कोई पूछे कि आपको गाड़ी चलाना आती है, तो आप कहेंगे नहीं, फर्ज जिसे नहीं आती। तो और अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप जानते हैं कैसे चलाई जाती है, तो आप बता सकते हैं कैसे चलाई जाती है। साइंस का मामला भी ऐसे ही है। यानी किताबें पढ़ने से आप ये तो बता सकते हैं कि साइंस के इल्म में हम क्या सीखते हैं, लेकिन आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपको साइंस आती भी है। ये बात काबिल गौर है। किताबें पढ़ने से ये दावा तो किया जा सकता है, साइंस की बुक्स पढ़ने से ये दावा तो किया जा सकता है कि हम साइंस के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप साइंस जो एक्चुअल में है, हकीकत में है, क्या वो उसका इल्म भी रखते हैं जो कि स्किल्स की शक्ल में होता है? उसका जवाब है कि आप अगर आपने साइंटिफिक स्किल्स हासिल नहीं की हुई, तो इट सिंपली मीन्स कि आप साइंस का इल्म तो रखते हैं लेकिन महारत नहीं रखते। या दूसरे शब्दों में, आप एक तालिब इल्म किसी हद तक बन सकते हैं, इब्तिदा आपने की है, सीखने की तरफ एक कदम उठाया है, लेकिन आप साइंसदान नहीं बन सकते उस वक्त तक जब तक साइंस करते नहीं। पढ़ते पढ़ने से ही तो सिर्फ इल्म हासिल होगा, साइंस जब तक करते नहीं है उस वक्त तक आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते। हमारे हाँ, साइंटिस्ट की कमी क्यों है? लाखों स्टूडेंट्स हमारे हर साल फारूक तहसील होते हैं, वो साइंटिस्ट बन के क्यों नहीं निकलते यूनिवर्सिटियों से, कॉलेज से? इसकी वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने साइंस पढ़ी तो होती है, लेकिन साइंस की नहीं होती। तो साइंस एक्चुअली करने का काम है, पढ़ने का काम नहीं। तो साइंस इज अ सेट ऑफ स्किल्स। अब जबकि ये बात हो चुका कि साइंस स्किल्स का नाम है, सिर्फ नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो एक लेवल तक है, लेकिन बुनियादी तौर पर साइंस स्किल्स
की सूरत में है। साइंस एक स्किल है, यानी हम कायनात का इल्म इन स्किल्स के जरिए हासिल करते हैं। सिर्फ किताबें पढ़ के आपको कायनात का इल्म हासिल नहीं हो सकता। जब तक आप साइंटिफिक स्किल्स इस्तेमाल ना करें, जब तक आप साइंटिफिक स्किल्स इस्तेमाल नहीं करते, आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने जो तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको मेरे बैक में, बैकग्राउंड में, ये एक बच्चा मैग्नीफाइंग ग्लास से बटरफ्लाई का जो है मुशाहिदा कर रहा है, और दूसरा बच्चा लेबोरेटरी में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब ये बताएं कि ये साइंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये साइंस कर रहे हैं, साइंस पढ़ नहीं रहे, साइंस कर रहे हैं। यानी एक्चुअली ये स्किल हासिल कर रहे हैं, ये स्किल पैदा कर रहे हैं अपने अंदर, या कह लें कुछ स्किल को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम साइंस कहते हैं। साइंस की जो बुनियाद है वो किस चीज पर उठाई गई है? आप सब जानते हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ रखी है, कि साइंस की बुनियाद ऑब्जर्वेशन पे है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जैसे उर्दू में कहते हैं मुशाहिदा। ऑब्जर्वेशन के बारे में आमतौर पर मशहूर ये है, लोगों में, खासतौर पर स्टूडेंट्स ये समझते हैं शायद, कि आंखों से देखने का नाम मुशाहिदा है। बेशक आंखों से देखने का नाम भी मुशाहिदा है, लेकिन आंखों से देखने का नाम ही मुशाहिदा नहीं है। फिर मुशाहिदा क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है? द डाटा कलेक्टेड बाय फाइव सेंसेस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। हमारे जो फाइव सेंसेस हैं, सेंस ऑफ साइट है, और सोचना ये है कि क्या हमारे स्टूडेंट्स हमारे स्कूलों में साइंस के पीरियड में फाइव सेंसेस यूज करते हैं? क्या वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं? साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन सिर्फ सुनने देखने का नाम नहीं है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन क्या है, इसके बारे में हम अभी तफसील से देखते हैं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखने या सुनने का नाम नहीं है। हम सैकड़ों चीजें देखते हैं, सैकड़ों चीजें सुनते हैं, लेकिन उसे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं कहते। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एक खास एहतमाम के साथ जो है किसी चीज का मुशाहिदा किया जाता है, और उस मुशाहिदे का खास बस ये होता है कि अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी उसके नोट्स किए जाते हैं। उसमें जो चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं उसको नोट किया जाता है, रिकॉर्ड में रखा जाता है उसका, ताकि बाद में उसको चेक किया जा सके। तो ऑब्जर्वेशन महज देखना सुनना नहीं है, बल्कि फाइव सेंसेस का इस्तेमाल है। तो क्या आपके स्टूडेंट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन क्लासरूम में करते हैं, खासतौर पर साइंस के पीरियड के दौरान? तो अगर नहीं करते तो कैसे मुमकिन है कि उन्हें साइंस आ जाए? कैसे मुमकिन है कि वो साइंटिस्ट बन सके? कैसे मुमकिन है कि वो साइंस के मैदान में आगे बढ़ सके, टेक्नोलॉजी में कैसे तरक्की कर सके? तो साइंस की बुनियाद ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन को यकीनी बनाया जाए क्लासरूम में, ऑब्जर्वेशन को हर तरीके से मुमकिन बनाया जाए। ऑब्जर्वेशन की दो टाइप्स हैं। एक का नाम है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, और एक का नाम है, दूसरा नाम है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब इसको जरा समझ लें कि ये क्या चीज है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, क्वालिटेटिव क्वालिटी से बना है। यानी इस ऑब्जर्वेशन में हम जिस चीज को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी फिनोमिनन को, किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो हम उसकी क्वालिटी
ऑब्जर्व करते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, और उसको वर्ड्स की सूरत में बयान करते हैं, वर्ड्स में, अल्फाज में बयान करते हैं। उनमें आमतौर पर नंबर शामिल नहीं होते। तो qualitative observation, it focuses on the qualities or characteristic of an object, event or phenomenon. आपके सामने तस्वीर जो है आपको नजर आ रही है, पानी की तस्वीर है। बोतल में से गिलास में पानी डाला जा रहा है। अब इस पानी का रंग क्या है और इसकी स्टेट क्या है? स्टेट से मुराद मादी हालत कौन सी है? जाहिर है कि लिक्विड है। और इसकी क्वालिटी कैसी है? साफ शफाफ है, मैला है, गदला है, रंगदार है। इसका टेस्ट कैसा है? बेजायका है, मीठा है, नमकीन है, कैसा है? और इसका टेम्परेचर कैसा है? ठंडा है, गर्म है? तो ये जो क्वालिटीज हम ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज की, तो इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ये है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसमें इसका रंग, जायका, बू, टेस्ट और स्टेट, यानी हालत, मादी हालत कौन सी है उसकी, तो इस तरह की चीजें जो टेम्परेचर वगैरह सिर्फ ठंडा या गर्म होने की हद तक देखा जाता है, तो इससे कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। आप देखें, क्या इसके लिए फाइव सेंसेस इस्तेमाल करना पड़ती है कि नहीं? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करने के लिए फाइव सेंसेस का इस्तेमाल नागुज़ीर है। तो दूसरी जो टाइप है ऑब्जर्वेशन की, वो है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जैसे कि नाम से जाहिर है, क्वांटिटी से बना है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार, और मिकदार क्या होती है? जिस चीज को हमने नापा हो उसे मिकदार कहते हैं। किसी चीज को नाप के जो चीज, जो नतीजा निकलता है नापने से, उसे हम कहते हैं कि ये इसकी मिकदार है। इसी पानी की मिसाल लीजिए जरा। अब हम पानी की मिकदार के हवाले से जिक्र करेंगे कि गिलास में पानी का वॉल्यूम कितना है, इसका मास कितना है, गिलास का अपना वॉल्यूम कितना है, जिस बोतल से पानी डाला जा रहा है उसका वॉल्यूम कितना है, उसमें कितना वॉल्यूम पानी का बाकी रह गया है। तो ये जब ऑब्जर्व करेंगे हम सारी बातें, तो ये होगा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसमें पानी की डेंसिटी भी शामिल है कि पानी की डेंसिटी चेक की जाए, तो पानी की डेंसिटी कितनी है, और गिलास का और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और इसके साथ टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर कितना है पानी का। क्वालिटेटिव में हमने देखा था कि पानी ठंडा है या गर्म, सिर्फ इतना देखा था, तो उसे हमने कहा कि ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर है कितना, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पानी का टेम्परेचर है, उसको थर्मामीटर से मेजर करेंगे बकायदा। थर्मामीटर से मेजर करने के बाद जो हमारे पास रीडिंग आएगी, वो होगी इसकी क्वांटिटी, टेम्परेचर के लिहाज से। तो ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है, इसमें हम आमतौर पर अपने फाइव सेंसेस के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि हमें हमारे जो फाइव सेंसेस हैं उनको एनहांस करते हैं, उनके वर्क को कह लें कि बेहतर बनाते हैं। तो ये है जी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब देखें, क्या हमारे स्टूडेंट्स साइंस के पीरियड में क्लासरूम में क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करते हैं? अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे कराएं, अगर नहीं करते तो कराएं कैसे। आइए देखते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन करने के लिए कुछ स्किल्स का सीखना जरूरी है। इनके सीखे बगैर ऑब्जर्वेशन जो है वो हम प्रॉपरली करा नहीं सकते बच्चों को। तो इसलिए बच्चों को ऑब्जर्वेशन कराना है तो उनमें कुछ स्किल्स पैदा करनी पड़ेंगी, जिनमें से एक स्किल है मेजरमेंट। शायद बाज टीचर्स के जहन में सवाल पैदा हो कि ये मेजरमेंट
सिखाना तो मैथ के टीचर का काम। मैथ के टीचर का ठीक है काम है, मेथमेटिक्स के चैप्टर में वो मेथमेटिक्स सिखाएगी मैथ की टीचर। लेकिन साइंस के तो हर चैप्टर में मेथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। फिर साइंस के टीचर का काम मेथमेटिक्स कराना, मेथमेटिक्स सिखाना बनता है कि नहीं बनता? मैथ में तो मेथमेटिक्स का एक चैप्टर होता है या दो चैप्टर होते हैं ज्यादा से ज्यादा, जबकि साइंस के हर चैप्टर में मेथमेटिक्स की जरूरत होती है। एक्चुअली होती है, अभी हम बात करेंगे कि कैसे होती है। तो मेजरमेंट यानी जिसे हम पैमाइश कहते हैं उर्दू में, क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है उसमें अगरचे मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। यानी हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज की मेजरमेंट करते हैं। हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, इसी तरह टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये सब चीज़ें मेजर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ ना कुछ आलात या कह लें कुछ दादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब ये जाहिर है कि अ, जो मेजरमेंट का अमली मुजाहरा है वो क्लास में जब तक नहीं होगा, जब तक बच्चे खुद अपने हाथों से मेजरमेंट नहीं करेंगे, तो सब कैसे उनको मेजरमेंट करना आएगा? आसान से मुश्किल की तरफ जाने का फार्मूला इस्तेमाल करें, इजी टू डिफिकल्ट हमेशा, और नॉन टू अननोन का। क्या? सिंपली उनके पास कौन सी चीज हर बच्चे के पास होती है? स्केल। स्केल आपके बच्चों के पास मौजूद है और किसी हद तक वो पहले इस्तेमाल भी करते हैं। आपने उनको इस स्केल से मेजरमेंट सिखा देनी है। अपनी बुक पे बुक की मेजरमेंट करें, अपने डेस्क की मेजरमेंट करें, अपने बेंच की मेजरमेंट करें, अपने बाजू की मेजरमेंट करें। तो ये यानी मेजरमेंट सिखाना ये एक स्किल है, मेजरमेंट चूंकि एक स्किल है, तो ये करके सिखाई जाएगी, बताने से नहीं आएगी। जब तक बच्चे, आपके स्टूडेंट खुद ये मेजरमेंट करते नहीं हैं अपने हाथ से, उस वक्त तक उन्हें मेजरमेंट करना आएगी नहीं। तो मेजरमेंट उनको सिखाएं, उनसे करवाएं, ताकि उन्हें मेजरमेंट करना आए। अब मेजरमेंट जो है ना, बेसिकली दो टाइप की होती है, टू टाइप्स होते हैं इसकी। एक हम कहते हैं एस्टिमेटेड मेजरमेंट और एक होती है एक्यूरेट मेजरमेंट। एस्टिमेटेड मेजरमेंट क्या है? जैसे घरों में जब हम पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई भी चीज़ फीड करते हैं, मिसाल के तौर पर दूध जो है पिलाते हैं, तो अब हर बच्चे को नाप के दूध नहीं देते कि एक पाव पूरा एग्जैक्ट नाप के एक बच्चे को, फिर एक पाव एग्जैक्ट नाप के दूसरे बच्चे को, और एक पाव नाप के एग्जैक्ट तीसरे बच्चे को दें। यानी वो एक एस्टिमेटेड मेजरमेंट होती है, तकरीबन तकरीबन बराबर बराबर मिकदार में वो अपने बच्चों को दूध दे देते हैं, आमतौर पर मेजोरिटी ऐसे करती है। अब ये है एस्टिमेटेड मेजरमेंट। जब खाना पकाते हैं घरों में, तो क्या होता है? क्या लेडीज जो हैं आटा तोल के गूंथती हैं, आटा तोल के बनाती हैं या रोटी? नहीं। एस्टिमेटेड मेजरमेंट होती है कि आज घर में 4 अफराद हैं, तो उनके लिए तकरीबन इतना आटा काफी रहेगा। मेहमान आ जाए, 4 5 मेहमान आ जाए, हम देखते हैं भाई अब घर के अफराद की तादाद 8 हो गई है, 9 हो गई है, 10 हो गई है आज। तो अब 10 के लिए अंदाजे से जो है नाप के, प्यालियों के जरिए, गिलासेस के जरिए नाप के अंदाजे से जो है वो आटे की रोटी बनाई जाती है या चावल बनाए जाते हैं। तो ये क्या है? एस्टिमेटेड मेजरमेंट है। क्लासरूम में भी एस्टिमेटेड मेजरमेंट होती है, हम पहले भी करते हैं, लेकिन अभी इसको मतलब है कॉन्शियसली करवाना है। बच्चे यानी कि कॉन्शियसली एस्टिमेटेड मेजरमेंट करें और एक्यूरेट मेजरमेंट भी करें। एक्यूरेट मेजरमेंट का मतलब है कि किसी प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट से एग्जैक्ट मेजरमेंट की जाए, तो उसे कहते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट। अब मिसाल, एस्टिमेटेड मेजरमेंट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? मिसाल के तौर पर, अब क्लासरूम में रोशनी आ रही है खिड़की से, अब रोशनी कम या ज्यादा इसका अंदाजा आसानी से हो जाता है बच्चों को। तो आप रोशनी को, खिड़की को खोलते हुए और बंद करते हुए इसका जो है बता सकते हैं किस तरह रोशनी कम हो रही है और किस तरह रोशनी ज्यादा हो रही है। ये एस्टिमेटेड मेजरमेंट है। एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की करवाई जा सकती है, लेकिन असल चीज़ जो गौर करने की है
कि हम मेजरमेंट आमतौर पर उसी टॉपिक से रिलेटेड करवाएंगे जो टॉपिक हम टीच कर रहे हैं। यानी जो चैप्टर हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसी चैप्टर के हवाले से मेजरमेंट करवाएंगे, या उसी चैप्टर के हवाले से जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी स्किल इस्तेमाल की जाएगी उसी चैप्टर के हवाले से होगी। लेकिन कोशिश ये करनी है कि बच्चों की फाइव सेंसेस यूज हों। जब फाइव सेंसेस यूज होंगी साइंस के पीरियड में, लेसन टीच करते हुए, जो आप सिखा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए जब आप दिखाएंगे सिखाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला बच्चों में स्किल पैदा होगी, ऑटोमेटिकली पैदा होती जाएगी। मेजरमेंट का इस्तेमाल, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? इसके लिए हमें कंपैरिजन और कंट्रास्ट करने के लिए भी मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। कंपैरिजन और कंट्रास्ट क्या चीज? कंपैरिजन जिसे उर्दू में हम मुवाजना कहते हैं, मुवाजना करना, और कंट्रास्ट को भी आमतौर पर मुवाजना या इसको मुकाबला करना कहते हैं। इसका प्रॉपर तर्जुमा मुकाबला है कंट्रास्ट का, और कंपैरिजन का मतलब होता है मुवाजना। अब ये इनमें क्या फर्क है, कंपैरिजन और कंट्रास्ट में फर्क क्या है, और इनको हम अपनी क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये एक स्किल है जो कि अक्सर चीजों में साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में जरूरत पड़ती है, कंपैरिजन और कंट्रास्ट। अब कंपैरिजन और कंट्रास्ट में फर्क समझने के लिए आप देखिए कि जो कंपैरिजन के नीचे यहाँ पे बैकग्राउंड में तस्वीरें बनी हुई हैं, जरा गौर करें कि ये कौन सी टाइप के जानवर हैं। कंपैरिजन के नीचे जो आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं जानवरों की, ये कौन से जानवर हैं जरा गौर कीजिए। अब अगर आपने एक लम्हे के लिए इसमें गौर कर लिए है तो आप बता सकते हैं कि इन जो कंपैरिजन के नीचे जो जानवर दिए हुए हैं, इन जानवरों में सब तमाम के तमाम जानवरों में कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉमन है? कौन सी ऐसी इनकी खसूसियात है जो सब में कॉमन है? और इन सब में एक चीज जो आपको नजर आ रही होगी वाज़े तौर पर, कि इन सब के जिस्म पर बाल हैं। फिर जो चीज आप इसके बारे में जानते हैं, अगर जो नजर नहीं आ रही, कि वो इन सब जानवरों के जिस्म में रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टेब्रल कॉलम होता है, बैकबोन। कंपैरिजन के नीचे जो पिक्चर्स दी हुई हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और इन सब जो जानवर यहाँ दिए हुए हैं सबके बारे में आप ये भी जानते हैं कि ये आमतौर पर बच्चे पैदा करने वाले जानवर हैं। अगर तो इसमें एक जानवर डक बिल जो है वो अंडे देने वाला जानवर है। तो ये ज्यादातर जो है आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो खसूसियात है कौन से जानवरों में होती हैं? मैमल्स में होती हैं। तो आपने यहाँ क्या चीज अखज की है इस तस्वीर में, कंपैरिजन के नीचे दी हुई है, जो इनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं। इनमें जो सिमिलैरिटीज हमने देखी हैं कि इनमें वर्टेब्रल कॉलम है, इनकी बॉडी पर बाल हैं, इनके बेबीज होते हैं मोस्टली। तो इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये कंपैरिजन, ये हमने क्या की है, कंपैरिजन की है। डिस्कवरिंग द सिमिलैरिटीज, फाइंडिंग द सिमिलैरिटीज इज नोन एज कंपैरिजन। अब उसके अपोजिट साइड पे जो तस्वीर दी हुई है, पिक्चर दी हुई है, इसे देखिए। इसमें अब आप जरा गौर करें कि ये कौन सी किस टाइप के जानवर हैं। अच्छा, जो कंपैरिजन के नीचे जो जानवर दिए हुए हैं उनमें हमने कहा कि ये सारे सबके वर्टिब्रेट वर्टेब्रल कॉलम है, तो ये सारे थे वर्टिब्रेट्स। अब जो कंट्रास्ट के नीचे आप देख रहे हैं जानवर दिए हुए हैं, इन सब में आप गौर करें मुश्तरका तौर पर क्या चीज सब में कॉमन है। इसमें कुछ मछलियां भी नजर आ रही हैं आपको, फिश, मछलियां भी हैं। मछलियों के अंदर वर्टेब्रल कॉलम होता है या नहीं? होता है। जो मछली का कांटा होता है वो उसका जो मेन लाइन जा रही होती है सेंटर में, वो उसकी बैकबोन होती है मछली की। तो मछली में भी बैकबोन होती है। अब तक जो बाकी जानवर नजर आ रहे हैं आपको, आप देख रहे हैं कि सब के सब सॉफ्ट बॉडीड है। और अगर आप गौर करें और अपने प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करें तो आप समझ सकते हैं कि इन सब में
बैकबोन नहीं है सिवाय फिश के, बैकबोन इनमें नहीं है। अच्छा, कंपैरिजन में हमने देखा कि हमने सिमिलरिटीज तलाश की, तो हमने कहा कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं और उनमें सिमिलरिटीज मौजूद भी हैं जिसको हमने तलाश कर लिए। अब आप ये देखिए जो कंट्रास्ट वाले पिक्चर है, इसमें ये जो आपको जानवर इसमें नजर आ रहे हैं, फिश को निकाल के, क्या किसी जानवर की दूसरे जानवर से शक्ल मिल रही है? जो जानवर कंट्रास्ट के नीचे पिक्चर दी हुई है, इसमें किसी जानवर की शक्ल किसी दूसरे जानवर से मिलती है? कोई कॉमनलिटीज बैकबोन ना होने के अलावा कोई नजर आ रही है आप? अब चूंकि इनमें कोई सिमिलरिटीज बैकबोन ना होने के अलावा कोई और सिमिलरिटी इनमें पाई नहीं जाती है, तो ये हम कहेंगे कि ये कंट्रास्ट कर रहे हैं दूसरे के साथ, ये दूसरे के साथ कंट्रास्ट कर रहे हैं। तो ये है कंपैरिजन और कंट्रास्ट का फर्क। और इसको कंट्रास्ट को अगर एक और पहलू से भी हम देखें कि जो तस्वीर कंट्रास्ट के नीचे दी हुई है और जो तस्वीर कंपैरिजन के नीचे दी हुई है, इनका आपस में आप मुकाबला करें तो आपको नजर आएगा कि इनमें सिमिलरिटीज ना होने के बराबर हैं। सिवाय इसके कि दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो मुश्तरका प्रॉपर्टीज होती हैं वो दोनों में हैं, लेकिन और कोई सिमिलैरिटी आपको कंट्रास्ट और कंपैरिजन वाली पिक्चर में नजर आ रही है? यकीनन नजर नहीं आ रही होगी। कंपैरिजन और कंट्रास्ट के नीचे जो पिक्चर्स दी हुई हैं इनवर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में जो सिमिलैरिटीज है वो ना होने के बराबर है, लिहाजा ये भी इनसे को कंट्रास्ट कर रहे हैं। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या कर रहे हैं, दूसरे को कंट्रास्ट कर रहे हैं। कंपैरिजन इनमें नहीं होगा, इनको हम कंट्रास्ट करेंगे। तो ये है कंपैरिजन और कंट्रास्ट का फर्क। अब ये आपने देखा है कि हमने इन तस्वीरों को बगौर मुशाहिदा किया इनका, और इनके जरिए हमने देखा कि इनमें सिमिलैरिटीज कहाँ कहाँ है और डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पे। तो अब सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को जब हम तलाश करते हैं तो असल में इसी चीज का नाम कंपैरिजन और कंट्रास्ट है। सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस तलाश करने का नाम कंट्रास्ट, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है। अब इसी जो हमने कंपैरिजन और कंट्रास्ट की स्किल जो है देखी है, ये स्किल मैंने पहले अर्ज किया कि बहुत से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर का कंट्रास्ट किया जाता है। फिर हम एलिमेंट्स में आपस में कंट्रास्ट कंपैरिजन करते हैं कि कंपेयर मसलन इनमें लिक्विड्स कौन सी हैं, इनमें से गैसेस कौन सी हैं, और इनमें से सॉलिड्स कौन से हैं। फिर सॉलिड्स में भी हम आपस में कंपेयर करते हैं कि इनमें से मेटल्स कौन सी हैं, नॉन मेटल्स कौन सी हैं। तो ये जो कंपैरिजन और कंट्रास्ट है, ये हर लेवल पे किया जाता है साइंस में। हर जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं तो उनमें आमतौर पर उनमें कंपैरिजन कंट्रास्ट किया जाता है। इसी स्किल को इस्तेमाल करते हुए हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अपनी कंपैरिजन और कंट्रास्ट की स्किल को इस्तेमाल करते हुए। यानी ये हमने एक्चुअली स्टूडेंट्स ने सिखानी है। स्टूडेंट को सिखाने से मुराद ये है कि आपने उनसे करवानी है, दे हैव टू डू इट, करके दिखाएं वो आप। यानी आप उनको गाइड करें, टिप्स दें और वो आपको करके दिखाएं। अब जो नेक्स्ट स्किल है, और ये सारी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड के लिए आ रही है बातें, अब तक हम जो बातें कर रहे हैं ये सारी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। तो कंपैरिजन और कंट्रास्ट एक स्किल है, और इसी स्किल को इस्तेमाल करते हुए हम एक बड़ी स्किल की तरफ मूव करते हैं, वो है ग्रुपिंग, क्लासिफिकेशन। आपने जाहिर है क्लासिफिकेशन पढ़ी हुई, जिन्होंने साइंस पढ़ी है उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ी पढ़ी हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ी हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ी हुई है। अब ये एक है पढ़ा हुआ होना, एक है करना। क्लासिफिकेशन करना, खुद से क्लासिफिकेशन करना, ये स्किल आपने बच्चों को सिखानी। और उसके लिए एक आसान सी एक्टिविटी है कि आपके पास एग्जांपल दो एक्टिविटी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की है। जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये
5 क्लासेस हैं फाइलम कॉर्डेटा की। फाइलम कॉर्डेटा की 5 क्लासेस हैं, क्लास पैसिस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टाइल्स, क्लास एवीज एंड क्लास मेमेलिया। ये 5 क्लासेस हैं। आपने क्या करना है कि बच्चों को क्लासिफिकेशन सिखाने के लिए, यानी उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए, सिर्फ एनिमल्स की नहीं, हर चीज की क्लासिफिकेशन कराने के लिए, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ग्रुपिंग जो है हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी हर सब्जेक्ट में करते हैं। और साइंस जो हमारी प्राइमरी लेवल की होती है उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों के संग कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे पढ़ाए जाते हैं। उन सब में क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है, लाजमी तो ग्रुपिंग करना होती है। ये स्किल है, ग्रुपिंग करना एक स्किल है जो कि बेस करती है कंपैरिजन और कंट्रास्ट पर, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पर। तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस तलाश करने के लिए एक और एक्टिविटी जो है आप जो बच्चों को करा सकते हैं वो ये है कि आपके पास ये 5 ग्रुप्स के जो जानवर हैं, 5 क्लासेस के, इनकी तस्वीरें होनी चाहिए। फ्लैश कार्ड हो लें या सिंपल तस्वीरें भी हो लें, कटिंग्स हो लें, तभी कोई अरेंज नहीं। यदि कि फ्लैश कार्ड नहीं है, दस्तियाब नहीं है, तो एक्टिविटी नहीं होगी, नहीं। उनकी सिंपल कटिंग्स हो लें, उनकी चाहे उनके स्टिकर्स हो लें, जो भी चीज़ आप मतलब अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कटिंग्स या वो फ्लैश कार्ड्स आप जो है ग्रुप्स बना लें बच्चों के, 4 4 5 5 बच्चों का ग्रुप बना के एक ग्रुप को एक सेट दे दें इन कटिंग्स का। सेट से मुराद कि उसमें तमाम जानवरों की तस्वीरें हों, पांचों ग्रुप्स की जानवरों की तस्वीरें मौजूद हों। अब आप उनसे ये कह सकते हैं कि ये आपके पास जानवर हैं, आप देखें कि कौन से जानवर इनमें मिलते जुलते हैं, उनका एक ग्रुप बनाएं, और जो उससे मुख्तलिफ हैं लेकिन आपस में मिलते हैं उनका एक दूसरा ग्रुप बनाएं। सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर इनको अलग अलग करें, यूं कह लें सेपरेट करें इनको, इनको सॉर्टिंग आउट करें, इनको अलग अलग करें इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर। लेकिन जाहिर है कि ये मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि तो हर चीज नॉन टू अननोन होती है और इजी टू डिफिकल्ट होती है। तो ये लेवल उस वक्त आएगा जब आपके स्टूडेंट कंपैरिजन और कंट्रास्ट की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, जब आपके स्टूडेंट्स में कंपैरिजन और कंट्रास्ट की स्किल पैदा हो चुकी होगी, उस वक्त आप क्लासिफिकेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। यानी कि आप फर्स्ट क्लास को जो है जाके क्लासिफिकेशन कराना शुरू कर दें बगैर कंपैरिजन कंट्रास्ट सिखाए। पहले कंपैरिजन कंट्रास्ट की प्रैक्टिस कराएं, बार बार कराएं, फिर उसके बाद जो है क्लास आप बड़ी क्लास में ला के उनको 2 3 क्लास में क्लासिफिकेशन करा सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन की ये एक्टिविटी जो है इसके जरिए बच्चे दिलचस्पी भी लेंगे वो, और उनको इस तरीके से क्लासिफिकेशन का प्रोसेस भी पता लगा, क्लासिफिकेशन करते कैसे हैं। हाँ, एक बात और करने की है कि आपने उनको शुरू में ये नहीं कहना कि ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं आप, ये वर्ड आपने उनको शुरू में नहीं बता देना। आप उनको स्किल सिखाएं। स्किल सिखाने के बाद उनसे पूछें कि ये जो आपने काम किया है ये क्या किया है। हो सकता है कुछ बच्चे गैस कर सके कि ग्रुपिंग की है, ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप बनाने को आप बताएं कि ग्रुपिंग कहते हैं, और इसी ग्रुपिंग को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये बच्चों को बताएं। इसी जो एक्टिविटी को, जो आपने एक्टिविटी की है, जो आपने स्किल सीखी है, इस स्किल को क्लासिफिकेशन कहते हैं। और एक स्किल जो है साइंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, साइंस के हर शोबे में इस्तेमाल होती है क्लासिफिकेशन। जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को फिर हमने क्लासीफाई करना होता है। ये ऑब्जर्वेशन की बात हो रही चल रही है सारी। हमने ऑब्जर्वेशन की, 5 सेंसेस इस्तेमाल की, डाटा कलेक्ट किया, डाटा को जो है क्या करनी है अब उसकी कंपैरिजन कंट्रास्ट करके उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, ग्रुप्स बनाने हैं, उसकी ग्रोबंदी करनी है, ताकि उनको स्टडी करना आसान हो जाए, उससे रिजल्ट निकालना आसान हो जाए। तो ये है क्लासिफिकेशन की एक्टिविटी। और स्किल सिर्फ एक्टिविटी नहीं है, ये साइंटिफिक स्किल है जो कि सिर्फ बायोलॉजी में इस्तेमाल नहीं होती, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों या साइंस के हर शोबे में इस्तेमाल होती है। अब ये जो अभी एक्टिविटी जो हमने डिस्कस की है, इससे बोला बच्चे क्या क्या सीखेंगे।
जरा गौर करें। लर्निंग आउटकम अगर आप पहले पढ़ लेते होते हैं, लेकिन मैं नहीं, आपको बाद में इसकी तरफ ला रहा हूँ ताकि आप अंदाजा कर सकें कि क्या क्या बच्चे आपके सीख सकते हैं। कि एक तो एनिमल्स है डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड साइजेस। जानवरों के कलर, साइज और क्या लेंगे, शेप डिफरेंट होते हैं। सम एनिमल्स हैव सिमिलरिटीज इन देयर फॉर्म्स एंड शेप्स। कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि उनके आपस में सिमिलरिटीज होती हैं, शेप्स मिलती हैं, साइज मिलता है या रंग मिलता है। तो शेप्स ज़्यादातर मिलने की बात करते हैं। वी कैन ग्रुप एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज की बेसिस पे हम जानवरों को इकट्ठा कर सकते हैं ग्रुप्स की शक्ल में। और ईच ग्रुप हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अदर्स डोंट हैव। एक ग्रुप के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो दूसरे ग्रुप में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स हैं, बर्ड्स में फीडर्स होते हैं, लेकिन वो फीडर्स ना मैमल्स में हैं, ना रेप्टाइल्स में हैं, ना फिशेस में हैं। तो किसी और ग्रुप में फीडर्स नहीं है। अब जो सलाहियत फिश में है, वो सलाहियत मैमल्स में नहीं है ज्यादातर, ये डॉल्फिन और वेल को छोड़कर। तो तो ये इस तरह आप मतलब बता उनको कंपैरिजन कंट्रास्ट कराएंगे कि देखें कि ये एक ग्रुप की जो सिमिलरिटी, यानी कि उनसे सीखेंगे। अल्टीमेटली बच्चे इससे लर्न करेंगे कि ग्रुप्स की जो क्वालिटीज हैं, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करके बता रहे हैं वो, इनकी जो क्वालिटीज हैं वो सिर्फ ग्रुप से मुख्तलिफ है। तो अब जो है ना, एक तो इनके नाम बताएं आप ग्रुप्स के, या बच्चों से पूछें। उनमें कुछ ग्रुप के नाम तो उनको पता होंगे, मतलब फिश का नाम पता होगा और बर्ड्स का नाम पता होगा। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। और जो जिस ग्रुप्स का नाम उनको पता नहीं है, वो आप टीचर जो है उसके लिए टिप्स दें, टेस्ट बताए नहीं, उसके लिए उनको टिप्स दें उस तक। जब आप अपने स्टूडेंट्स को बार बार प्रैक्टिस कराएंगे कंपैरिजन कंट्रास्ट की, क्लासिफिकेशन की, तो उनमें एक स्किल खुद ब खुद पैदा होती जाएगी। आपको इनको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा अलग से। सिंपली आप कंपैरिजन कंट्रास्ट की प्रैक्टिस कराएं, क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिस कराएं, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज करवाएं उनकी। तो साइंस साइंस के हवाले से, अपने सब्जेक्ट के हवाले से, सब्जेक्ट के यानी कि टॉपिक के हवाले से, तो आप टीच कर रहे हैं क्लास को, जो टॉपिक साइंस का जो चैप्टर टीच कर रहे हैं, उस टॉपिक के मुताबिक जो है कंपैरिजन कंट्रास्ट कराएं, मेजरमेंट कराएं और क्लासिफिकेशन कराएं। इन सब चीज़ों का नतीजे में एक चीज़ जो बच्चों में, स्टूडेंट्स में पैदा होगी, या वो लोग करेंगे एक्चुअली, इन सब एक्टिविटीज में एक चीज वो कर रहे होंगे, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। जब कंपैरिजन कंट्रास्ट करेंगे या क्लासिफिकेशन करेंगे, तो लाजमी तौर पर लामुहाला ऑटोमेटिकली उनके दिमाग जो है खुद ब खुद क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा होगा जब ये एक्टिविटीज करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने का इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं कि आप बच्चों को कंपैरिजन कंट्रास्ट और क्लासिफिकेशन की जो है प्रैक्टिस कराएं, इसकी एक्टिविटीज ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। तब इसकी एक्टिविटीज ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे तो लामुहाला, यानी ये अंडरस्टूड है, ये अल्लाह ताला ने दिमाग की सिर्फ ऐसी बनावट बनाई है, स्ट्रक्चर ऐसी बनाई है कि उससे स्टूडेंट या कोई भी इंसान जब कंपैरिजन कंट्रास्ट क्लासिफिकेशन का प्रोसेस करता है, बार बार करता है, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत पैदा हो जाती है, क्योंकि असल में ये क्रिटिकल थिंकिंग वो उसमें इस्तेमाल कर रहा होता है। शुरू में ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस के जरिए शुरू में उससे गलतियां होंगी, गलतियां करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस गलतियों से सीखता जाएगा। और गलतियों से सीख सीख कर बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर की तरफ बढ़ता जाएगा। इस तरह इंप्रूवमेंट आती जाएगी। So, in terms of observation, critical thinking means not just noticing what you see, hear, or measure, but also analyzing, questioning, and interpreting those observations carefully. यानी जब क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे को बार वो कर रहे होते हैं एक्टिविटीज के दौरान, तो उससे क्रिटिकल थिंकिंग की खुद सलाहियत और निखर जाएगी। ये सलाहियत भी उनकी निखरती जाएगी वक्त के साथ साथ। और जब ये सलाहियत निखरेगी तो उसमें ये काबिलियत पैदा हो जाएगी कि वो उन अपने क्रिटिकल थिंकिंग के नतीजे में आपके स्टूडेंट्स में
ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि वो अपने ऑब्जर्वेशंस से सही नतीजा अखज कर सकते हैं। जो उनके ऑब्जर्वेशन हैं उससे सही नतीजा निकालने की सलाहियत आपके स्टूडेंट्स में पैदा हो जाएगी। अगर इसी तजरीज के साथ आप अपने स्टूडेंट्स को ये तमाम स्किल्स सिखाएंगे तो उनमें सही नतीजा अखज करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन से। यानी अब आपको ने ना, अभी तक हमने एक किताब पढ़ी है जो हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने किताब का नाम नहीं लिया, यानी किताब हमने अभी तक उसको हाथ नहीं लगाया। हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और इसके नतीजे में हमने की मेजरमेंट की है, कंपैरिजन कंट्रास्ट सीखा है, और क्लासिफिकेशन सीखी है, और इन सब के नतीजे में क्रिटिकल थिंकिंग सीखी है। अब क्रिटिकल थिंकिंग का ये फायदा होगा कि बच्चों में खुद से नताइज अखज करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, कंक्लूड कर सकते हैं, वो सही नतीजे तक पहुंच सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए। यही साइंस की बुनियाद है। हमने साइंस की बुनियाद उस्तवार करनी है, उन्हें साइंस की डगर पर चलाना है अपने स्टूडेंट्स को। तो इसकी एक मिसाल जो है यहाँ पे मैंने जिक्र की है कि एक स्टूडेंट है, वो देखता है कि उसकी खिड़की में जो है गमला पड़ा है, उसमें पौधा है, वो बड़ा जो है ना फल फूल रहा है। और जो शेड में रखे हुए पौधे, साए में रखे हुए पौधे हैं, वो फल फूल नहीं रहे। ऑब्जर्वेशन की है, एक पौधा पड़ा है खिड़की के साथ, खिड़की में, और दूसरे पौधे पड़े हैं साए में। वो देखता है कि खिड़की में जो पौधा पड़ा है उसके अंदर बड़ी मतलब है जान है, वो बड़ा फलता फूलता है, उस बड़ी उसमें शादाबी है। लेकिन उसके मुकाबले में जो साए में पड़े हैं पौधे, वो मुरझाए मुरझाए से हुए हैं। तो अब वो इससे नतीजा निकालता है एक स्टूडेंट कि अगर पौधे को खिड़की में रख दिया जाए तो वो हमेशा ज़्यादा मतलब बेहतर ग्रो करता है, वो ज़्यादा ऊंचा होता है, ज़्यादा लंबा होता है, और अच्छा ग्रो करता है। अब देखें इस स्टूडेंट ने क्या सही नतीजा हासिल किया है कि अगर पौधे को खिड़की में रख दिया जाए, हर पौधा खिड़की में रखने से सही ग्रो करेगा, क्या वो असल नतीजे तक पहुंच गया है? अब एक और स्टूडेंट है, वो भी यही मुशाहिदा करता है, वो भी यही देखता है कि खिड़की में रखा हुआ पौधा जो है वो ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी तरह फल फूल रहा है, और जो साए में रखे हुए पौधे हैं वो फल फूल नहीं रहे। अब वो क्या नतीजा हासिल करता है, क्या करता है वो कि कि वो सोचता है कि मैं इस पौधे की पैमाइश करूं, डेली इस पौधे की पैमाइश करूं, देखूं कि सिर्फ आज पौधा फला फूला हुआ है कि डेली ऐसे ही रहता है, और फिर देखें कि किस वजह से हो रहा है। क्या खिड़की में ऐसी कौन सी चीज है जो साए में नहीं है? मुशाहिदे को जरा डीप के लेके जाए, खिड़की में ऐसी कौन सी चीज मौजूद है जो साए में मौजूद नहीं? ज़ाहिर है मुशाहिदा बता रहा है उसका कि खिड़की में रोशनी आ रही है और साए में रोशनी नहीं आ रही। अब ये स्टूडेंट रोजाना उसको मैयर करता है, पैमाइश करता है कि आज पौधा इतना ऊंचा हो गया है, आज इतना ऊंचा हो गया है, आज इतना ऊंचा हो गया है, और उसको नोट करता जाता है। और जो पौधे साए में रखे हुए हैं उनको भी मेजर करते जाता है, उनकी भी पैमाइश करता जाता है, उनको भी इसी तरह ऑब्जर्व करता जाता है डेली, और उनके मुशाहिदात भी अपनी नोटबुक में नोट करता जाता है। और फिर एक हफ्ते बाद या 2 हफ्तों बाद वो इससे अब नतीजा क्या निकालेगा, किसका नतीजा ज्यादा बेहतर होगा, इसका नतीजा करीब तरीन होगा हकीकत के। इस स्टूडेंट का जिसने एक दिन पौधे को देखा और नतीजा अखज कर लिया कि खिड़की में रखने से पौधा ग्रो करता है, और दूसरे तालिब इल्म ने, दूसरे स्टूडेंट ने पौधों की पैमाइश की, खिड़की वाले की भी और साए वाले की, और फिर उनसे नतीजा हासिल किया कि असल में धूप है तो खिड़की में मिल रही है पौधों को, और साए वालों को धूप नहीं मिल रही, इसलिए खिड़की वाला पौधा ग्रो कर रहा है
और साय वाला पौधा ग्रो नहीं कर रहा। ये है क्रिटिकल थिंकिंग से निकलने वाला नतीजा, जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन। तो अब ये जो कंक्लूड किया है दोनों स्टूडेंट्स ने, उनका फर्क है। एक ने क्रिटिकल थिंकिंग की है और दूसरे ने क्रिटिकल थिंकिंग नहीं की, यही फर्क है। तो क्रिटिकल थिंकिंग के दिले में स्टूडेंट्स, बच्चे, हर इंसान सही नतीजे तक पहुंचने में उसके इम्कान बढ़ जाते हैं, सही नतीजे तक पहुंचने में उसको मदद मिलती है। और जो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता, जो स्टूडेंट, वो सही नतीजे तक नहीं पहुंच सकता। नाज़रीन, अब तक हमने बात की है कि ऑब्जर्वेशन साइंस की बुनियाद है। और ऑब्जर्वेशन कुछ स्किल का नाम है, कुछ स्किल्स हैं जो कि मिलकर ऑब्जर्वेशन को यकीनी बनाते हैं, मुमकिन बनाते हैं। तो इन सब का जो खुलासा है वो आपके सामने मौजूद है इस वक्त, कि इसे कहते हैं O4C स्ट्रेटजी। O4C स्ट्रेटजी यानी ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन में क्या चीज़ है? कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है, क्लासिफिकेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, और अल्टीमेटली उससे कंक्लूजन जो है निकालना है, नतीजा निकालना है। तो इस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं O4 स्ट्रेटजी। O4 स्ट्रेटजी यानी इसमें एक O है और 4 C's हैं। 4 C's की वजह से इसे 4C कहा गया है, O4C स्ट्रेटजी। और ये जो सारा हमने डिस्कस किया है मेथड डिस्कवर करने का और हक़ाइक़ तक पहुंचने का, मुशाहिदा करने का, साइंसी नतीजे अखज़ करने का, इस सारे अमल को कहते हैं डिस्कवरी मेथड। अब देखें नाजरीन, टीचर्स, के क्या आपका स्टूडेंट ये सब कुछ क्लासरूम में करते हैं साइंस के पीरियड में? अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? शायद कुछ लोगों को बहाना हो कि जी हमारे पास लैब नहीं, लेबोरेटरी नहीं। शायद कुछ लोगों का बहाना हो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। शायद कुछ लोगों का कोई और बहाना हो, किसी का कुछ और बहाना हो। लेकिन जब आदमी करने की नीयत ठान ले, नीयत हो जाए किसी की, तो फिर कुछ भी रुकावट रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट के लिए आप इस डिस्कवरी मेथड के जरिए आपका स्टूडेंट डेली एक नई डिस्कवरी करके जाएगा आपकी क्लास। आपका स्टूडेंट आपके साइंस के पीरियड में डेली नई डिस्कवरी करेगा, और उसकी खुशी की इंतहा नहीं होगी। उसको जितना मजा आएगा इस तरीके से सी साइंस सीखने का, तो आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। और आपके जो आपके गिले शिकवे होते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि वो पढ़ता नहीं है, साइंस को दिलचस्पी नहीं लेता, साइंस में इसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, ये सारे गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे अगर आप वाकईतन इस डिस्कवरी मेथड को क्लासरूम में पॉसिबल बना दें। तो ये आपके सारे गिले शिकवे अपने स्टूडेंट्स से दूर हो जाएंगे। देखें, लैंग्वेज जो है वो एक अपनी जगह एक इशू होता है। बुक बुक समझने के लिए वो आपने उसको डिजेस्टेबल आपने बनाना है, बुक को डिजेस्टेबल आपने बनाना है। वो क्या है कि जो उस पे कॉन्सेप्ट दिया गया है चैप्टर में, जो टॉपिक, जो थीम या जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, उसको क्लासरूम में आप डिमॉन्स्ट्रेट करें, उसको हर बच्चे के हाथ में किस तरह थमा दें। मिसाल के तौर पर, अगर जो है आप पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ाना चाहते हैं, तो ये नहीं कि बुक बहुत ज़्यादा कमाल बात टीचर समझते हैं, ये समझती हैं कि हमने बोर्ड पे उसकी बहुत ही नीट एंड क्लीन डायग्राम बना दी है, उसको लेबल कर दिया है, बहुत बड़ा कमाल कर दिया है, सब बच्चों ने बड़े बेहतरीन तरीके से उसको लेबल कर लिया है, बहुत बड़ा कमाल हो गया। नहीं, ये कोई कमाल नहीं। असल कमाल ये है कि आपके बच्चे उस एक्चुअल फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकें, उसके हर पार्ट को डिस्क्राइब कर सकें। वो कैसे मुमकिन है? वो यही मुमकिन है कि अगर हर बच्चे को आप फ्लावर नहीं दे सकती, तो कम से कम उनके 4-5 बच्चों के ग्रुप बना के, 4-4 5-5 बच्चों के, तो हर ग्रुप को एक फ्लावर थमा दें, और अब उनको बताएं, कहें कि इनको ऑब्जर्व करें, वर्ड्स ऑब्जर्व करें। गाइड आपने करना है, एक फूल अपने हाथ में पकड़ के आप बताएं कि ये देखिए, ये जो सबसे बाहर जो आपको पत्तियां नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर गुलाब का फूल है तो पिंक कलर का या रेड कलर का जो है वो पत्तियां जो नजर आ रही होंगी, आप उनको उनसे से जब क्वेश्चन करें कि आप इनको क्या कहते हैं, वो बताए। कोई कहेगा हम इसको पत्ती कहते हैं, कोई कहेगा हम इसको
पेटल कहते हैं, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। आप अब उनको समराइज कर दें कि ये इसका नाम पेटल्स है। ये जो रंगीन पत्तियां हैं फूल की, इसको हम पेटल्स कहते हैं। और उससे ही पहले जो उससे बाहर ग्रीन कलर की पत्तियां हैं उनके बारे में बता दी कि ये जो पत्तियां आपको नजर आ रही हैं इनको आप एक एक करके उखाड़ लें। ये ग्रीन कलर की पत्तियां जो हैं इनको हम सेपल्स कहते हैं। इसी तरह जो जिस फूल डंडी में फूल लगा हुआ है उसको हम पेडिसल कहते हैं। ये इस तरह हाथ में उनके मौजूद हो, सामने मौजूद हो फ्लावर, एक एक पार्ट उनके सामने जो है वो आश्कार हो रहा हो। फिर सैपल उतारने के बाद, पेटल उतारने के बाद दरमियान में उनको दिखाएं कि ये इसके अंदर जो है वो ओवरी है। जो पूरा जो कार्पल होता है, एक्चुअली पूरा कार्पल है इसके अंदर। उस कार्पल में भी जो उसके पार्ट्स हैं, ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल, वो बताएं। और स्टेमल्स के बारे में बताएं, एंथर्स के बारे में बताएं। वो उसको फील करें, हर चीज को, फ्लावर के एक एक पार्ट को फील करें। तब इस तरीके से आपका स्टूडेंट साइंस पढ़ेगा, साइंस सीखेगा, इस तरीके से पार्ट्स ऑफ फ्लावर सीखेगा। तो बताएं, क्या आप कभी उसको भूलेगा कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनके नाम क्या है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे आप रट्टा लगवाते हैं, रट्टा रट्टा तो फिर वो आपको पता है आधे घंटे में भूल जाते हैं। रट्टे का कोई फायदा नहीं है। आप इस तरीके से जब बच्चों को सिखाएंगे क्लासरूम में डेमोन्स्ट्रेट करके, तो एक नई डिस्कवरी होगी उसके लिए, हर रोज एक नई डिस्कवरी होगी। और इसमें जो उनको मजा आएगा उसकी आप उसको आप महसूस कर सकते हैं। तो ये अब तक हमने प्राइमरी स्कूल के लिए जो साइंटिफिक मेथड है इस्तेमाल करना, टीचिंग मेथड इस्तेमाल करना, जिसको हम डिस्कवरी मेथड कह रहे हैं, वो आपको बताया है कि किस तरीके से आप साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन मुमकिन बना सकते हैं क्लासरूम में। और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जब क्लास में डेली होगा तो आपका स्टूडेंट लिटिल साइंटिस्ट बन जाएगा और बड़ा होके यकीनन बड़ा साइंसदान बनेगा इंशाल्लाह। इस बारे में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप सवाल कर सकते हैं।